नमस्कार, ये है 5 की बात और मैं हूं नगमा। और 5 की बात में आज सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए एक पैकेज को मंजूर कर लिया गया है। इसमें 1,64,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी गई है और 1,64,000 करोड़ के इस पैकेज से बीएसएनएल का रिवाइवल होना है और कैबिनेट ने इस पैकेज को मंजूरी दे दी है। एक बड़ा फैसला है ये बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं वो पहले ही हड़ताल पे रहे, उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और इसलिए देश भर में बीएसएनएल के 20,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी पेंशन और अपने वेतन के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसको कि 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन मुख्यालय के बगल में चल रहे इस धरने की तरफ देखने या कर्मचारियों से बात करने के लिए अब तक कोई अफसर या मंत्री नहीं पहुंचे। बीएसएनएल की हालत जो है वो काफी खराब रही और इसलिए बीएसएनएल को एक बार फिर से उबारने के लिए, इस मुसीबत से, संकट से, ये 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, जो बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है इस वक्त। और इसको मंजूरी दे दी गई है। बीएसएनएल के इस रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कर्मचारी हैं बीएसएनएल के, वो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जिसके 4 दिन हो गए हैं। वो अपने वेतन के लिए ये धरना दे रहे हैं। 20,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी पेंशन और अपने वेतन के लिए इस धरने पर बैठे हैं और इनसे बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इन कर्मचारियों की परेशानी, जो बीएसएनएल में काम करते थे, जिनके वेतन नहीं मिल रही है और साथ साथ पेंशन, तो देखिए इनका दर्द क्या है। एक तरफ देश में 5G स्पेक्ट्रम को लॉन्च करने की कवायद शुरू हो चुकी है और सरकार की एक कोशिश है कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उसे आमदनी हो और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो, एयरटेल, अब तो अडानी की भी कंपनी जो है वो इस नीलामी में कूद पड़ी है। 26 जुलाई से नीलामी शुरू हो चुकी है और सरकार का ये दावा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो नीलामी के दौरान पैसा उनको मिलेगा। लेकिन मैं इस वक्त बीएसएनएल के हेड ऑफिस के ठीक बगल में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, खासतौर पर ऑल इंडिया जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स जो एसोसिएशन है, उसके लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, वसी अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। वसी साहब, ये बताइए, एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, सरकार का दावा है 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा उसको मिलेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 2007 से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, क्यों अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग? बीएसएनएल एक समय प्रॉफिट में हुआ करता था और जब पीआरसी यहाँ पे सेकंड पीआरसी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 2007 में भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड में भी लागू हुई। लेकिन उसके बाद थर्ड पीआरसी 2017 में आई और आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस का मुद्दा देकर के कोई भी पे कमीशन इसमें लागू नहीं हुआ उसका अगला। लेकिन इसी विभाग में जो हमारे सीनियर मैनेजर्स पे बैठे हुए लोग हैं, वो भारत सरकार के 7th पे कमीशन को 2016 से पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं। उनकी सारी सुविधा, सारी फैसिलिटीज, पे रेनोमिनेशन उनको दी जा रही है और हम कर्मचारी और अधिकारियों को किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना करके हमारी जो भी सुविधा है, पे है, प्रमोशन है, पेंशन है, उसको डिरेल किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, आपका कहना है कि कोरोना के दौरान तमाम सारे एम्प्लॉय आपके मारे गए, मौतें हुई, उनको क्या बेनिफिट सारे मिलेंगे? ये बड़े दुख का विषय है कि जहां पे सरकार हर एक लोगों को कहती है कि मरने के बाद, कोरोना के बाद ये पैसे दिए जाएं। बीएसएनएल एक ऐसा पीएसयू है जहां पे जो कर्मचारी बीएसएनएल में नियुक्त हुए, आज 22 साल बनने के बाद भी उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लगभग 350 लोग कोरोना काल में डिमाइस हुए इस बीएसएनएल में, उसमें से लगभग 200 प्लस लोग वैसे एम्प्लॉय थे जो कार्य एग्जीक्यूटिव थे, नॉन एग्जीक्यूटिव थे, जो बीएसएनएल ने रिक्रूट किए थे। आज उनके मरने के बाद, उनके शॉर्ट डिमाइसेस के बाद उनका परिवार सड़कों पे है। आज उनका परिवार केवल 2,000 और 2,500 के पेंशन से काम चला रहा। आप समझ सकते हैं कि 2,500 में कोई परिवार कैसे चलेगा और इसके लिए पूरी तरह
यहाँ का प्रबंधन जिम्मेवार है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जस्ट बगल में बीएसएनएल का दफ्तर है। इनका खुद का कहना है कि सीएमडी यहाँ पर बैठते हैं, तमाम तरह डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर इंजीनियर कर्मचारी मौजूद हैं इस धरने में, लेकिन कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार कमाने की सोच रही है, वहीं उसकी खुद की जो पीएसयू है बीएसएनएल, उसके जो कर्मचारी हैं वो पेंशन पाने के लिए मोहताज हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनी की ये दुर्गति हो गई है कि आज की तारीख में ना इनके एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और ना ही प्रमोशन। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए बीएसएनएल के जो घाटे थे उसको उबारने के लिए एक बड़ा पैकेज जो है वो दिया गया है बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ का। और स्टेट रन है ये टेलीकॉम सर्विस बीएसएनएल की, और ये प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जैसे कि रिलायंस की जियो या फिर एयरटेल, इन सब के मुकाबले में पीछे छूटती गई लगातार, और काफी ज्यादा इसे नुकसान रहा है सालों साल। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, एक स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी जो लगातार घाटे में रही। हिमांशु, आईटी मंत्री से उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियां भी दी हैं पिछले कुछ देर में। इसमें उन्होंने ये कहा है कि 1,64,000 में से 44,000 करोड़ के आसपास जो है वो कैश सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा बीएसएनएल को नए सिरे से रिवाइव करने के लिए। और जबकि जो नॉन कैश जो सपोर्ट है सरकार की तरफ से वो करीब 1,20,000 करोड़ का होगा। आईटी मंत्री ने ये भी कहा है कि इस रिवाइवल पैकेज को अगले 4 साल में भारत सरकार लागू करेगी। और जो रणनीति है और जो उम्मीद है वो ये है कि जैसे जैसे इसमें कैश सपोर्ट भारत सरकार का बढ़ता जाएगा, जो अगले 1 से 1.5 साल में जो बीएसएनएल की जो स्थिति है उसमें अच्छा सुधार होगा। यह दावा आईटी मंत्री ने किया है। और मुख्य तौर पर जो 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज है उसको 3 अलग अलग सेगमेंट्स पर खर्च किया जाएगा। पहला, जो सर्विसेज हैं यानी जो टेलीकॉम सर्विसेज बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को मुहैया कराती है और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीएसएनएल के ऑपरेशंस में होता है उसको नए सिरे से उसको अपग्रेड किया जाएगा। ये फैसला कैबिनेट ने किया है। और साथ में इसमें यह भी तय किया गया है कि जो 4G सर्विसेज नेटवर्क है उनको और मजबूत किया जाएगा, जिससे कि जो उपभोक्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता बीएसएनएल के साथ जुड़े, क्योंकि 4G सर्विसेज जब सभी स्तर पर हर जगह पर मुहैया कराई जाएगी तो ज़्यादा लोग बीएसएनएल के नेटवर्क से जुड़ेंगे। दूसरा है जो बैलेंस शीट है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा और जो रवीश रंजन शुक्ला अभी रिपोर्ट कर रहे थे, उस बैलेंस शीट को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करने का एक फैसला हुआ है। हालांकि मंत्री ने ये कहा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले कुछ देर में आपको एक प्रेस रिलीज के जरिए दी जाएगी कि फाइनेंशियली यानी वित्तीय तौर पर बीएसएनएल की जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो फैसला है उसे कैसे लागू किया जाएगा। और तीसरा है जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क देश के हर कोने में पहुंचाने का, इसके ऊपर भी काफी खर्च इस रिवाइवल पैकेज के जरिए किया जाएगा, क्योंकि बीएसएनएल की पहुंच देश के दूर दराज के इलाकों में विशेष तौर पर काफी मजबूत है। और कोशिश ये होगी कि उसका इस्तेमाल, उस नेटवर्क का इस्तेमाल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ उसको नेटवर्क को और ज्यादा उसका विस्तार किया जाए। और इन सब के जरिए न सिर्फ बीएसएनएल की जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीएसएनएल नेटवर्क्स में होता है, जो 4G सर्विसेज को मुहैया कराने की जो एक तैयारी चल रही है, और ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को और मजबूत करने में बीएसएनएल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ये एक प्रारूप, एक नया रिवाइवल पैकेज आज आईटी मंत्री ने पत्रकारों के साथ शेयर किया है। और ये सवाल भी उठा कि 2019 में भी एक 70,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज आया था, पर उसके बाद भी लगातार शिकायतें उपभोक्ताओं की भी, कर्मचारियों की भी समय समय पर सामने आती रही हैं। तो मंत्री जी ने यह दावा किया है कि उस 2019 के रिवाइवल पैकेज की वजह से भी अच्छा असर हुआ है बीएसएनएल के ऑपरेशन में, और सरकार ने उसी उम्मीद के साथ इस नए रिवाइवल पैकेज को तैयार किया है। अगले 1 से 1.5 साल में नतीजे सामने आने लगेंगे, ये दावा कैबिनेट मंत्री आईटी की जो कैबिनेट मंत्री हैं वैष्णव, उन्होंने किया है। जी
धन्यवाद आपका हिमांशु। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बीएसएनएल की जो सर्विसेज हैं और बीएसएनएल जिस तरह के घाटे का सौदा रहा इतने दिनों से, उसमें सुधार होगा, उसका जो स्वरूप है वो बदलेगा, क्योंकि बीएसएनएल को लगातार भारी नुकसान होता रहा है। बल्कि कुछ दिनों पहले भी जियो ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, लाखों यूजर्स जोड़े थे और वो नंबर 1 कंपनी बनी हुई थी, जबकि बीएसएनएल लगातार जो है सब्सक्राइबर्स जो उसके साथ ग्राहक जुड़ते हैं उसमें भी उनको नुकसान हो रहा था और घाटा उन्हें लगातार होता रहा। तो इसलिए बीएसएनएल को अब ये रिवाइवल पैकेज दिया गया है और उम्मीद है कि इससे बीएसएनएल में एक बार फिर नई जान फूंकी जा सकेगी। संसद के मॉनसून सत्र में निलंबन की जैसे बरसात हो रही है। एक एक कर अब तक संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल 24 सांसद सस्पेंड किए गए हैं कल से आज तक में। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी आज राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इस तरह कुल कल से आज तक राज्यसभा के 20 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और लोकसभा के 4 सांसदों को भी जोड़ दें तो निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या अब 24 हो गई है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार विपक्ष मुक्त संसद की ओर बढ़ रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई है कि सरकार निलंबन वापसी के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि ये सभी सांसद सदन में अपने बर्ताव के लिए माफी मांगें। ये सांसद महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर सदन के अंदर हंगामा हुआ। हालांकि सरकार अगले हफ्ते राज्यसभा में महंगाई पर बहस के लिए तैयार हो गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। निलंबित सांसद संजय सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। आज आपको भी निलंबित कर दिया गया। देखिए, तो रोज यही काम करेंगे, इनके पास और कोई काम नहीं है और मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। 55 लोगों की जान गई है गुजरात के अंदर और मैंने सदन में 267 का नोटिस दिया, चर्चा की मांग की, मुझे इजाजत नहीं दी गई और सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी गुजरात से हैं, सदन में आए और जवाब दें कि जिस प्रदेश में शराब बंदी है वहां नकली शराब कैसे बिक रही है। जब ग्राम प्रधान ने वहां के कई बार शिकायत की थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आरोप लगा कि आपने चेयर की ओर कागज फेंके। जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमको अपना प्रोटेस्ट करना है, सरकार का ध्यान हमारी ओर जाए। इसके लिए ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने कागज फाड़ के फेंका था चेयर की ओर, लेकिन 55 लोगों की मौत एक बड़ा मुद्दा है, कागज फेंकना बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरा सस्पेंशन बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं, कल सदन में जवाब दे सरकार कि वहां पर ऐसे प्रदेश में जहां नकली शराब से 55 लोगों की जान गई है वहां शराब बंदी है, तो शराब कैसे बिक रही है। एक संजय जी, अंतिम सवाल की लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 20, 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। नहीं, देखिए, ये सबको निलंबित कर दें, सदन से पूरा विपक्ष गायब कर दें तो ये तो इनकी तानाशाही है, क्या कर सकते हैं आप। इसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि अब तक जरूरी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। 1 हफ्ते हो चुके हैं सत्र शुरू हुए, सांसदों के निलंबन के बाद भी हमारे हौसले कम नहीं हुए हैं। हमारे साथ महुआ मोइत्रा हैं, हौसले कम नहीं हुए आप लोगों के? नहीं, एकदम भी नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो हम ना लोकसभा के अंदर ना राज्यसभा के अंदर उठा पा रहे और ये 1 हफ्ता हो गया है जब जो पार्लियामेंट शुरू हुई है और अभी तक उन्होंने डिस्कशन अलाउ नहीं किया है और रोज ये एक ही बात हो रहा है और हमारे कल 7 सांसद सस्पेंड हो गए फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और कांग्रेस के तो रेस्ट ऑफ द सेशन परसों ये सस्पेंड कर दिया। तो ये हमारे आवाज खाली बार बार रोका जा रहा है और जो मुद्दा जो अभी पूरा देश जो अभी महंगाई में ऐसा जल रहा है, हमको अभी अनेबल टू डू एनीथिंग, तो उसी का प्रोटेस्ट में हम कर रहे हैं। नहीं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि महंगाई वैसा नहीं है, अमेरिका में नहीं है, बेवजह जानबूझकर आप लोग। महंगाई अमेरिका में कहाँ है और चांद में क्या है उससे तो हमारा मतलब नहीं है। इंडिया में क्या महंगाई है उससे तो हमारा मतलब है और लोगों के ऊपर मूढ़ी बताशा, ये अमेरिका में क्या हो रहा है, मूढ़ी का प्राइस तो अमेरिका में इफेक्ट नहीं हो रहा है।
हमको इफेक्ट हो रहा है, बताशा का प्राइस, दही का प्राइस तो हमें इफेक्ट हो रहा है, तो हम इस मुद्दे को रेस करें। अमेरिका में क्यों हो रहा है, अमेरिका की सरकार जाने। लेकिन सरकार क्यों करे कि महंगाई नहीं है, वो तर्क दे रही है, और सरकार का तो ये हैबिट ही है कि जैसा ऑस्ट्रिच बर्ड होता है ना, जो अपना माथा जमीन के अंदर घुसा देता है और सोचता है कोई उसे देख नहीं पाता है, तो ये सरकार का भी यही सिचुएशन हुआ है कि वो सोच रहा है कि वो जो अपना सर जमीन के अंदर डाल दिया और कोई उसको देख नहीं रहा है। लेकिन कई सारे सरकार मुद्दा उठा रही है कि महंगाई का मुद्दा होता है तो विपक्ष जो है सत्ता में क्यों होते हैं, हर जगह मोदी जी की बात हो रही है। हम ये महंगाई और जीएसटी का जो ऊपर जो मुद्दा है अभी जो चल रहा है, वो हम सिर्फ डिस्कशन चाहते हैं हाउस में। एज एन ऑपोजिशन वी हैव अ राइट टू अ डिस्कशन, जो ये सरकार बार बार 1 वीक 8 दिन से वो डिनाई कर रहे हैं। सरकार ये करे कि वित्त मंत्री की तबियत खराब है, तबियत ठीक हो जाएगा। हमने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वित्त मंत्री क्यों, कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर रिप्लाई कर सकता है, और ये गलत बात है क्योंकि इनका जब क्वेश्चंस या मुद्दा रहता है सिर्फ वही मिनिस्टर आके जवाब नहीं देता, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी कोई और आके भी जवाब दे सकता है। हमने ऑलरेडी कह दिया है कि आप कोई भी मिनिस्टर को भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा मुद्दा है कि ईडी सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वो तो मुद्दा है ही और रहेगा, पर ये अभी जीएसटी के ऊपर है। ये थी महुआ मोइत्रा, जिनका ये कहना है कि सरकार जानबूझकर महंगाई पर बहस नहीं करना चाह रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। विपक्ष महंगाई के मुद्दे को उठाए हुए जोर शोर से इस वक्त, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि हाल में जो लगातार गड़बड़ियां हुई हैं फ्लाइट्स में, उसकी रिपोर्ट्स के बाद जांच करते हुए डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर कार्रवाई की है और स्पाइस जेट की उड़ानें आधी कर दी गई हैं। अगले 8 हफ्ते स्पाइस जेट बस 50% कैपेसिटी जो है उसकी 50% ही उड़ान भरेगा। फिलहाल भरोसेमंद सेवा नहीं दे रहा है स्पाइस जेट, ये कहना है डीजीसीए का। अगले 8 हफ्ते तक ये रोक लगी रहेगी। इससे ज्यादा उड़ान के लिए स्पाइस जेट को इजाजत लेनी होगी, यानी कि अपनी कैपेसिटी के 50% उड़ान ही भर सकेगी डीजीसीए। डीजीसीए ने कहा है कि स्पाइस जेट फिलहाल भरोसेमंद उड़ान में नाकाम रहा है। स्पाइस जेट को नोटिस जारी किया था, जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। हाल के कुछ हफ्तों में लगातार ऐसी खबरें आई हैं कई एयरलाइन से जुड़ी हुई, जब कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फ्लाइट्स में या तो डाइवर्जन हुआ है, यानी जहां जानी थी फ्लाइट उसकी जगह कहीं और जाकर उसे लैंड कराना पड़ा। कभी कॉकपिट में चिड़िया चले आने का मामला सामने आया। कई तरह की छोटी छोटी जो खराबियां हैं उसकी बातें सामने आई हैं और इसको लेकर एयरलाइंस को नोटिस दिया डीजीसीए ने। फिलहाल स्पाइस जेट पर कार्रवाई हुई है और कहा गया है डीजीसीए की तरफ से कि वो अपनी 50% कैपेसिटी पर ही फ्लाई कर सकेगी और इसको उड़ानों को घटा दिया गया है। ये 8 हफ्तों तक ये आदेश जारी रहेगा और इस समय भरोसेमंद सेवा नहीं दे रही है स्पाइस जेट, इसलिए ये जो है कार्रवाई की गई है। तो स्पाइस जेट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद हमारा फोकस आज का कावड़ियों पर फूल बरसाने पर ओवैसी ने क्यों किया तंज। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है। हर साल कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने आई जिनमें रास्ते पर जा रहे कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे थे। हम आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये देखा गया कि जो कांवड़िए जा रहे थे उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। बल्कि खबर ये भी आई कि डीएम और एसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करें और इसके बाद ये सवाल उठे कि क्या ये सरकारी अफसरों का काम है। इस पर कई नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आईं। हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया है। यूपी में कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर तंज किया है। कहा कि उन्होंने योगी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो न तोड़िए। ओवैसी ने इसे लेकर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं।
ट्वीट में उन्होंने अखबारों की कुछ खबरों की क्लिपिंग भी लगाई है जिसमें कांवड़ियों पर फूल बरसाने की खबर है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये भेदभाव क्यों, यकसानियत नहीं होनी चाहिए, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने असदुद्दीन ओवैसी से ये बातचीत की है। हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। सर, आपने ट्वीट किया है जो कांवरियों पर जो सरकार द्वारा फूल बरसाए जा रहे हैं। हम हरगिज इस बात के खिलाफ नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कांवर यात्रा का तिरंगा लेकर उनका इस्तकबाल करती है, टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैर की मसाज करता है, मालिश करता है। बहुत अच्छा है। आपने लोहार की दुकान को बंद करवा दिया रास्ते में, आपने गोश्त की दुकान को बंद करवा दिया, आपने मेरठ में एक असलम हुसैन नामी पुलिस ऑफिसर के नाम को हटवा दिया। बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं तो बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, बगैर नोटिस दिए घर तो मत तोड़िए किसी मुसलमान का। अगर आप किसी के पैरों की मालिश कर रहे हैं करते रहिए, मगर किसी मुसलमान बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाकर मारकर हाथ पैर तो मत तोड़िए। हम आपको मिसाल दे रहे हैं, आपके रामपुर में मुस्लिम लड़के को मारकर पैर तोड़ दिया गया। आप बुलडोजर का भी सवाल उठा रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। जब आप ऊपर से फूल बरसा रहे हैं तो भैया हमको नोटिस देकर घर तोड़िए ना हमारा। मैं आपको कह रहा हूँ, जेबरा गांव अमरोहा में मदरसे को आपने तोड़ दिया क्योंकि नमाज पढ़ी जा रही थी। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? भारत के संविधान में आर्टिकल 25 राइट टू इक्वालिटी भी है, और अगर कोई नमाज पढ़ता है तो क्रिमिनल इंटेंट कहाँ है उसका दंगा करने का। लेकिन जो सार्वजनिक जगहों पर जो नमाज पढ़े जा रहा है, खासकर लुलू मॉल जैसे जगहों पर, लुलू मॉल में जो जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, हमको तो नहीं मालूम कि 18 सेकंड में कौन सी नमाज होती है, और किबला होता है मक्के की तरफ, ये किसी और खुदा की तरफ किबला करके नमाज पढ़ रहे हैं। हमको नहीं मालूम कौन है वो लोग। और अगर किसी प्राइवेट जगह पर कोई नमाज पढ़ता है तो सिविल लायबिलिटी अट्रैक्ट होती, क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती उसमें। तो क्या लगता है कि जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? आरोप बीजेपी वाले आप पर लगाते हैं? हम पे लगते रहते हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे आरोप लगते रहेंगे। हमारे मरने के बाद भी हमारी खबर पे आके आरोप लगाएंगे, उसकी फिक्र नहीं हमको। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये कहना है कि जानबूझकर मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो असदुद्दीन ओवैसी बात उठा रहे हैं इक्वालिटी की, यकसानियत की, कि एक जैसा बर्ताव हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि ओवैसी को इस तरह के बयान से बाज आना चाहिए। देखिए, कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार के जहरीले ट्वीट से न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न उसमें बदलाव आएगा, न समाज के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है। और ये MIM के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए। वो ये सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? हर घर नल से जल क्या हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? हमारे साथ मौजूद हैं वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM और आलोक वत्स, बीजेपी समर्थक। वारिस पठान, केशव प्रसाद मौर्य के आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया। कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सिर्फ नफरत फैलाने और समाज को बांटने के लिए ट्वीट करते हैं, बल्कि अपनी पब्लिसिटी के लिए ट्वीट करते हैं। इससे सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। संविधान की बात करना क्या जहर बोलना है? हमने तो ये कहा ना कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जब मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर तो वो एक जुमला ही रह गया। हम तो डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। एक तरफ जब कांवड़िए पूरी यात्रा निकाल रहे हैं तो उनके ऊपर टैक्स पेयर के पैसे से उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन फूल फेंक रहा है। फेंकिए, हमको एतराज नहीं है, आपत्ति नहीं है। उनके पैरों का मसाज किया जा रहा है, पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर है, उनके पैरों की मसाज कर रही है, करिए मसाज, हमको आपत्ति नहीं है। आप वहां से रास्ते से जा रहे हो, लोहारों की दुकान को आपने बंद कर दिया, वहां पर मीट शॉप थे वो उनको बंद कर दिया। उनका नुकसान की कौन भरपाई करेगा, कौन क्या करेगा, उसका भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ अगर एक इंसान नमाज पढ़ रहा है जो 2 मिनट का है,
2 मिनट के अंदर ना किसी को उससे कॉल फॉर वायलेंस है, ना किसी को दिक्कत है, ना तकलीफ है, तो उनको आप उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाते हो, उनको एफआईआर करते हो, उनको मारते हो। तो आलोक तो वत्स, क्या ये आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आलोक वत्स, मैं आपकी जवाब पहले जल्दी से इस पर लेना चाहती हूँ कि एक समुदाय के लिए या जैसे कावड़ियों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं जाने के लिए, ट्रैफिक को रोका जा रहा है, लेकिन जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती और उसको लेकर इतना हो हल्ला है कि वो ट्रैफिक जो है वो रोक रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ने को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो ये दोहरा रवैया क्यों? या तो सड़कों पे किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम ना हो या सबके लिए बराबरी हो। देखिए नगमा जी, यहाँ पर जो लोग की तादाद है वो लाखों में है, और इस तरीके का अगर उसको डिसिप्लिन में लेके नहीं चलाया जाएगा तो कितनी मौतें हो जाएंगी। इतने डिसिप्लिन के बाद भी 8-10 कांवरियों को ट्रकों ने रोक दिया। तो इसको एक डायवर्जन ऑफ रूट डिसिप्लिन के तहत किया गया है। और अगर लोगों की भावना है कि उनकी सेवा की जाए, लोगों के पैर में छाले पड़ जाते हैं, तो अगर कोई संघ संगठन सेवी लोग भावना से हमेशा करते आए हैं, पर क्या आदेश दिया जाता है सरकारी अफसरों को फूल बरसाने का आदेश? ये तो हुआ कि निर्देश है कि सरकारी अफसर फूल बरसाएं। क्या सरकारी अफसर यूनिफॉर्म में फूल बरसाते हैं? ऐसा मेरी जहन में नहीं है, लेकिन अगर कोई सरकारी ऑफिसर फूल बरसा रहे हैं तो हो सकता है उनकी अपनी भावना हो कि हम इसमें अपना फूल बरसाएंगे। वारिस पठान, ये ऐसा निर्देश रहा सरकार का, ऐसा ये क्योंकि ये आरोप लगाए गए कि सरकार ने ये आदेश दिए सरकारी अफसरों को और डीएम और एसपी फूल बरसा रहे थे या कुछ लोग मसाज कर रहे थे पैरों की। आलोक वत्स का कहना है कि अब लोगों की भावना है वो कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, तो भावनाएं दोनों तरफ की होनी चाहिए ना सर। हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं करेंगे, हम भी तो देश के इक्वल नागरिक है ना। क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हमारे साथ? आप एक तरफ तो यूनिफॉर्म के अंदर पैरों की मालिश कर रहे हो पुलिस वाले, और दूसरी तरफ वहीं सहारनपुर के अंदर मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ शक की बुनियाद पर उठा के ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन में और डंडों से लाठियों से मारा जाता है। यहाँ तक कि एक लड़का बोल देता है मेरा हाथ टूट गया, तब भी आप नहीं रुकते। आपके लिए बच्चे पराए, दूसरे के बच्चों को तो आप बोलते हैं हमारे बच्चे हैं। तो क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप लोग करते हैं? यही बात है ना कि हम संविधान को ये लोग मानना छोड़ दिया है। देखिए, आप बुलडोजर चला देते हो मुसलमानों के घर के ऊपर, लेकिन वहीं पर जब आपको पता है कि टेनी जिसका बेटे ने थार गाड़ी ले जाकर 4 हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर किसान भाइयों को कुचल दिया, बाढ़ दिया, उसके घर पे आपसे बुलडोजर नहीं चलता। ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जब आप किसी को नोटिस दिए बिना उसके घर को बुलडोजर चला देते हो, या अगर नोटिस देते हो तो उसके पति को नोटिस देते हो, जबकि पत्नी के नाम पे घर होता है, आप उसके घर को बुलडोजर से उड़ा देते हो। यहाँ पर पूरा रास्ते को आप रोक देते हो, लेकिन 2 मिनट की नमाज के लिए आपसे सहन नहीं होता, आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। एक के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना नोटिस। क्या लोग बस ये प्रवक्ता AIAM के प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं, ये दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। जिन भी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है उनको बाकायदा नोटिस दिया गया है, और वो क्रिमिनल लोग थे, वो कोई आदमी पाक साफ आदमी नहीं था। और अजय मिश्र टेनी का लड़का आज जेल की सलाखों के पीछे है, लगातार उसकी जमानत याचिका खारिज हो रही है, और कानूनन कार्रवाई के तहत वो जेल के अंदर है। उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा उसको वो दंड झेलना पड़ेगा। और जो इन्होंने सहारनपुर में पुलिस वालों आपने कहा कि नोटिस देकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, लेकिन कई जगह देखा गया, दिल्ली समेत कई जगह देखा गया कि नोटिस बहुत लेट रात में नोटिस चिपका दी गई। इलाहाबाद का मामला सामने आया था, उसमें ये देखा गया कि समय रहते नोटिस नहीं दिया गया। तो ऐसा तो आलोक वत्स जी नहीं है कि हर जगह नोटिस देकर ही तोड़फोड़ की गई है। देर सवेर नोटिस आया ना, बगैर नोटिस के कार्रवाई नहीं हुई ना। नहीं, नोटिस तो तब भी आ जाता है कि आपने कार्रवाई शुरू कर दी, नोटिस चिपका दिया। बहुत दफा नोटिस बंद होने का भी बहुत देर में आता है, जब तक काफी कुछ ढा दिया जाता है, जैसा दिल्ली में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते आते टाइम लग गया, तब तक बहुत कुछ ढा दिया गया। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से धार्मिक भावनाएं या हम कह सकते हैं कि धर्म से जुड़ी जो भी चाहे प्रैक्टिसेस है, चाहे नमाज है या कावड़ यात्रा है, वो जो नजर आ रही है, या तो सबके लिए बराबर से इजाजत हो या उस पर बिल्कुल रोक होनी चाहिए। आलोक वत्स, आपका क्या मानना है? बराबर है। नमाज पढ़ने की इजाजत जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वहां पर ये नमाज पढ़ रहे हैं। हर जुमे के दिन में हंगामा अलग अलग जगहों से क्यों मचता है कि फोर्सेस हैं वहां पर, लोगों को रोका गया नमाज पढ़ने के लिए? वारिस पठान, नहीं जी,
फोर्सेस डिसिप्लिन लाने के लिए रखा जाता है और फोर्सेस कांवड़ियों के पास भी डिसिप्लिन रखने के लिए। पर वो फोर्सेस जो है वो उन पे फूल बरसा रही थी, वो फोर्सेस फूल बरसाने लगी और मसाज करने लगी, वो तो उनको डिसिप्लिन के लिए तो वहां पर नहीं थी। डिसिप्लिन करना तो एक अलग बात है, पर वहां पर तो मैडम अगर हजारों हजार लोग इस काम में लगे हुए हैं और 10-20 आदमी ने फूल बरसा दिया तो सारे सिपाही थोड़े फूल बरसा रहे हैं। सारे सवाल ये है कि क्या उन्हें निर्देश ऐसा दिया गया था? वारिस पठान, क्या आप लोगों को इस बारे में पक्की जानकारी है? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं। क्या सरकार की तरफ से निर्देश था ऐसा, या लोग अपनी भावना से कर रहे थे? वारिस पठान, देखिए सर जी, अगर इनको निर्देश नहीं दिया गया है, सुनिए, अगर इनको निर्देश नहीं दिया गया और ये खुद की मर्जी से जाकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे तो टैक्स पेयर के पैसों से फूल बरसा रहे थे ये। अगर इनको निर्देश नहीं दिया गया तो किस तरह से ये चॉपर किसने बुक किया, कौन ले गया, किसने फूल बरसाए? और निर्देश नहीं दिया गया तो पुलिस ऑफिसर पुलिस के यूनिफॉर्म के अंदर कांवड़ियों के पैर की मसाज क्यों कर रहा था? करिए मसाज, डीप टिश्यू मसाज दीजिए उनको, हमको प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहीं पर आप जो बेकसूर बच्चों को सहारनपुर में ले जाके मारे डंडे से पैर के ऊपर ना, वो गलत है। और ये जो भाजपा के ये है जो सपोर्टर सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये बोलते हैं बिना नोटिस, अरे इनको पता भी है आफरीन फातिमा का जो घर तोड़ा था, फातिमा के नाम पे घर था, नोटिस दिया, उनके फादर को जाके तोड़ दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या क्या तुमको पता भी है? बिना नोटिस दे जाके मुसलमानों के घर को तोड़ा था। क्या टिनी के घर को तोड़ा गया आपने जाके? क्या बुलडोजर चलाया वहां पे? बुलडोजर वहां नहीं जाएगा टिनी के यहाँ पर, आपको पता भी है या नहीं पता है? इनको कुछ नहीं मालूम है। अरे देखिए साहब, ये अंदर है, आपको नहीं मालूम है। जेली का बेटा जेल के अंदर है, जेल में डालने से क्या होगा? घर तोड़ा गया? अरे तो जेल में डालने से हो गया कानून, तो सबको जेल में डालो, घर क्यों तोड़ रहे फिर सबका? यही तो बात है ना कि अज्ञानी लोग होते हैं, ये इनको ज्ञान नहीं होता नगमा जी। ये अज्ञानी लोग आकर कुछ भी बकवास करते हैं टीवी पर। पर वारिस पठान, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन का आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा मुसलमानों को भी मिल रहा है, चाहे वो हर घर जल, हर घर नल और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो किसी एक संप्रदाय के लिए तो नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करके आप समाज में बंटवारा कर रहे हैं। वारिस पठान, आखिरी सवाल आपसे जी। देखिए जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है वारिस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आलोक वत्स आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। शौचालय, आवास, राशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सड़कों का पे आना जाना और जितनी और तरीके की सुविधाएं हैं, वृद्धा पेंशन, सब में हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हमें सुन सकते हैं वारिस पठान भी। वारिस पठान, जल्दी से आपका जवाब, और हमारे पास समय इतना ही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे। बीजेपी की सरकार टोटल एंटी मुस्लिम काम करती है सैर जी, ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के विरुद्ध है। यहीं पर आप देखिए, अगर यूनिवर्सिटियों का बजट तक कम कर दे सकती है जो सरकार, तो आगे क्या नहीं कर सकती है बताइए। डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए ना, कांवड़ियों के ऊपर टैक्स पेयर के पैसों से फूल डाले जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है। उनके बच्चों, उनके पैरों को मालिश दी जा रही है, दूसरे के बच्चों को पैरों को लाठियों से मारा जा रहा है। एक अमरोहा के अंदर मदरसा था, वहां पे नमाज का इशारा हुआ, नमाज का शक है, जाके वहां पे उन लोगों ने अमरोहा के मदरसे को भी लोगों ने डिमोलिश कर दिया जाकर। इस मुद्दे पे बहस बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपके इसी सवाल के साथ मैं यहाँ पे इस बहस को खत्म कर रही हूँ कि बराबरी का बर्ताव होना चाहिए, और ये भेदभाव अगर दिख रहा है तो वो नहीं होना चाहिए कि किसी का घर तोड़ा जा रहा है और कहीं पर, जैसा वारिस पठान कह रहे हैं, कि चॉपर का इस्तेमाल करके फूल बरसाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका आलोक वत्स और वारिस पठान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। सोनिया गांधी से ईडी ने आज तीसरे दिन पूछताछ की है और लगभग 3 घंटे की पूछताछ चली है। ये पूछताछ अब पूरी हो गई है। कांग्रेस आज भी सड़कों पर उतरी। विजय चौक और कांग्रेस मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मनीष तिवारी, सचिन पायलट, अजय माकन समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया।
हमारा ऑफिस है, ये छावनी बन चुकी है, इतनी पुलिस लगा रखी है यहाँ पे, हम अपने दफ्तर में अगर बैठना चाह रहे हैं फिर भी हमको उठा के डिटेन किया जा रहा है। ये कहाँ की लोकशाही है भाई? 70 साल में विपक्ष पहले भी था देश के अंदर। मुझे याद है भाजपा के साथी हमारे राजघाट पे रोज प्रदर्शन करते थे, हमने कहा मना नहीं किया। हमको प्रदर्शन करने से, पदयात्रा निकालने से, मौन व्रत रखने से, धरना देने से, ज्ञापन देने से, और डेमोक्रेसी में और क्या साधन हमारे पास? अगर आप बिल्कुल ही कुचलना चाहें तो जनता सब देख रही है। फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक नया बयान दिया है और एक बड़ा दावा किया है। दावा है कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने उनसे इस पर और जानकारी मांगी तो उन्होंने बड़े ही फिल्मी अंदाज में कहा कि फिल्म से पहले म्यूजिक रिलीज होती है और फिर ट्रेलर। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब आप ट्रेलर का इंतजार कीजिए। এবার একটাকে ব্রেকিং নিউজ দিচ্ছি, চলুন, বি রেডি ফর ইট। এই মুহূর্তে যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गई हैं। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद से कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार विरोध प्रदर्शन है। कई इलाकों में जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। जबरदस्त हंगामे और विरोध प्रदर्शन के चलते उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू के अंतिम संस्कार के वक्त जबरदस्त भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और स्थानीय लोग भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाराज कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कातिल की कार को घेर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाराज कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की कार को पलटने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। In Mangalore, yesterday there was an incident where a Yuva Morcha office bearer has been murdered by motorcyclist. Immediately, police have sung into action, and they are trying to identify the culprits. Very soon they will be nabbed. Second thing is, since it's very close to Kerala border, the Karnataka police is in touch with Kerala police. SP of Mangalore has spoken to SP Kasaragod, and DG, I have made my DG to speak to DG Kerala, and very soon all that will be traced, and we will nab them. We have taken this as a very serious matter. At the outset, it looks that it was a very pre-planned attempt, and such similarities were there in other cases. So we are studying the whole thing into entirety, and then we will go to the roots of it. 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।